Good morning, students. We were going through chapter number 2, class 12, chapter number 2, principles of management. In last video, we have discussed about what is the meaning of principles of management. Principle of management are guidelines to take managerial decisions and actions. ठीक है, फिर अपन ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस में क्या अंतर हो सकता है, प्रिंसिपल्स और टेक्निक में क्या डिफरेंस हो सकता है, एज वेल एज प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या अंतर हो सकता है. ठीक है, उसके बाद बेटा देखो अब जो है फिर अपन ने डिस्कस किया था फीचर्स क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के. एज आई टोल्ड यू कि देर आर 2 पर्सन जिनके बारे में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा गिवन है, उन्हीं के बारे में लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल, ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं. सबसे पहला, हेनरी फेयोल क्या था, तो ही इज ए फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट. हेनरी फेयोल वॉज ए फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट. सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है ये कि जो है हेनरी फेयोल क्या था, तो हेनरी फेयोल वॉज ए फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरीज. सेकेंड, ही वॉज ए माइनिंग इंजीनियर. ही वॉज ए माइनिंग इंजीनियर. वो कौन था, माइनिंग इंजीनियर था. माइनिंग इंजीनियर के रूप में उसने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी. सेम इसने सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए थे. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पहली बार जो बताए गए थे वो थे हेनरी फेयोल द्वारा, और वो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. वैसे वी स्टार्टेड इन द फर्स्ट चैप्टर की मैनेजमेंट फंक्शंस 5 होते हैं. प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ठीक है, कंट्रोलिंग है. बट हेनरी फेयोल जो है इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है. तो व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब या डिस्क्राइब बाय द हेनरी फेयोल. तो हेनरी फेयोल डिस्क्राइब द 4 प्रिंसिपल्स दैट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो विच फंक्शन वॉज नॉट इंक्लूडेड बाय हेनरी फेयोल, दैट इज स्टाफिंग वन. तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस है हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग, 4 फंक्शंस है. प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है. हेनरी फेयोल ने जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है उनको उन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया था. ठीक है, टेक्निकल, कमर्शियल. हेनरी फेयोल ने इंडस्ट्रियल जो भी एक्टिविटीज है उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया था. टेक्निकल हो गया, कमर्शियल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सिक्योरिटी, ठीक है, एज वेल एज इन्होंने इसको बांटा था बेटा हमारे लिए फाइनेंशियल हो गया बेटा. वापस समझो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द Henry Fayol. 1 is technical, 2nd is commercial, 3rd is financial, 4th is accounting, 5th is security and 6th is managerial. Henry Fayol has given 4 functions of management: planning, organizing, directing and controlling. According to Henry Fayol, industrial activities can be divided into 6 activities. What are that 6 activities? पहला हो गया हमारे लिए technical, दूसरा हो गया commercial, फिर हमारे लिए हो गया बेटा फाइनेंशियल, फिर हो गया अकाउंटिंग, फिर हो गया सिक्योरिटी और फिर हो गया मैनेजरियल. 3 क्वेश्चंस यहां पे मेन. पहला, ही स्टार्टेड करियर एज ए माइनिंग इंजीनियर. सेकंड, 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 6 एक्टिविटीज. टेक्निकल एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गई, कमर्शियल एक्टिविटी जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड हो गई, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी फंड से रिलेटेड, अकाउंटिंग एक्टिविटी प्रॉपर एंट्रीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस, सिक्योरिटी एक्टिविटी और मैनेजरियल एक्टिविटी. ठीक है, उसके बाद ही रोट अ बुक इन फ्रेंच लैंग्वेज. में फ्रेंच लैंग्वेज में एक बुक लिखी थी 1939 में. इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया और इसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. क्या नाम दिया गया, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि ही रोट अ बुक इन इंग्लिश इन फ्रेंच लैंग्वेज इन 1917. ठीक है, विच वॉज कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, नेम एज इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. He is known as father of general management. Father of
जनरल मैनेजमेंट, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इज इट क्लियर? वापस समझना, हेनरी फ्योल से रिलेटेड क्या चीज है। पहला, ही वॉज ए फ्रेंच, ठीक है, मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। सेकेंड, ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए माइनिंग इंजीनियर। थर्ड, ही हैज गिवन 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। अकॉर्डिंग टू हिम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड हो सकती है? 6, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी और मैनेजरियल, ठीक है। He wrote a book in French language in 1970, converted into English, known as Industrial and General Administration. For his contribution, he is known as Father of General Management. ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हेनरी फ्योल के बारे में। He was a French management theorist. He started his career as a mining engineer. He given 4 functions of management: planning, organizing, directing, controlling. He divided industrial activity into 6 parts: technical, commercial, financial, accounting, security or managerial. He wrote a book in French language in 1917, converted into English, named as Industrial and General Administration. He is known as Father of General Management. ठीक है बेटा। अब मेन चीज आती है, he has given 14 principles of management. मेन कंट्रीब्यूशन जो आता है इनका वो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया बेटा, वो इन्होंने दिया डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ऑर्गेनाइजेशन वर्क एंड टास्क मस्ट बी बाइफरकेटेड और डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में क्या किया जाना चाहिए? डिवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। वाई? बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन नॉट एक्सेल इन ऑल एरिया, क्योंकि एक अकेला जना सारी एक्टिविटी में जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क में, उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो है उसको आप डिवाइड करो किसमें? स्मॉल टास्क में, एंड ईच टास्क और जॉब मस्ट बी गिवन टू ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दैट एरिया। और इसका मेन काम क्या था? इससे उनको जो बेनिफिट मिलना था वो क्या मिलना था? स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? तो दैट इज स्पेशलाइजेशन। वापस समझना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल इज डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, small job, and each person who is expert in that activity must be assigned that job. And the purpose of this principle is receive the benefit of specialization. क्योंकि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है, अगर वो उसी काम को बार बार कर रहा है तो दैट विल लीड टू द स्पेशलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो गया बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे क्या कि हर आदमी एक जैसा काम नहीं करते। जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है, जो जिस काम अच्छे से कर सकता है, उसको वो वर्क दिया जाता है। द रीजन फॉर दैट इज कि ऑर्गेनाइजेशन कैन रिसीव द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकेंड इन्होंने प्रिंसिपल दिया बेटा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सी बार आता है। ऑथोरिटी रेफर्स राइट टू गिव ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क। ऑथोरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर, लोगों को ऑर्डर देने का आपका जो राइट है दैट इज ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क। ऑब्लिगेशन आपको काम करने के लिए जो दी गई है उसको पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑथोरिटी कैन बी ऑफिशियल ऑथोरिटी एंड इट कैन बी पर्सनल ऑथोरिटी। ऑथोरिटी जो है वो ऑफिशियल भी हो सकती है और पर्सनल भी हो सकती है, ठीक है। ऑफिशियल ऑथोरिटी मीन्स व्हाट? जो एक आपको आपकी ऑफिशियल पोस्ट की वजह से मिले, लाइक अ मैनेजर, उसकी बात सुननी पड़ेगी, दैट इज ऑफिशियल ऑथोरिटी इज हैविंग। और एक लीडर है, ठीक है, दूसरे लोग बाग उसकी बात सुन रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो सही है, तो वो पर्सनल ऑथोरिटी हो गया। तो हेनरी फ्योल ने कहा था कि देयर मस्ट बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ ऑथोरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं की गई तो वो पर्सन ऑथोरिटी का मिसयूज करेगा। And if responsibility is given without giving the authority, he cannot perform his responsibility. वो अपनी responsibility को fulfill ही नहीं कर पाएगा। वापस समझना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
सेकेंड प्रिंसिपल जो है, पहला हो गया हमारे लिए बेटा डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड हमारे लिए हो गया ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथोरिटी मीन्स, authority refers the right to give order. Responsibility means obligation to perform the given task. Authority can be formal or it can be personal. According to Henry Fayol, there should be a balance between authority and responsibility. There should be a balance between authority and responsibility. Because if authority is given without creating responsibility, the authority will be misused. And if responsibility is given, किसी को काम करने के लिए तो दे दिया बट उस काम से रिलेटेड अधिकार नहीं दिए, अथॉरिटी नहीं दी, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा. थर्ड इनका प्रिंसिपल था बेटा डिसिप्लिन. इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन. डिसिप्लिन मीन्स ऑबिडेशन following the organizational rules and employment agreement. Discipline means obedience of organizational rules and following the employment agreement. ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत जरूरी है. और डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? जब वर्कर को अपॉइंट करते हो तो उसके साथ जो एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फेयोल, discipline requires good superior at all levels, clear and fair judgment and judicious application of penalties. एक fair system होना जरूरी है. वो हमारे लिए किससे रिलेटेड हो गया बेटा? डिसिप्लिन से. फोर्थ इन्होंने दिया बेटा यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड सबसे इंपॉर्टेंट है. यूनिटी ऑफ कमांड. There should be only one boss of the person. There should be only one boss of one person. Unity of command simply means कि भैया एक आदमी का एक ही सुपीरियर होना चाहिए ताकि उसको क्लियरली पता हो कि उसको किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको उसको रिपोर्ट करना है. यूनिटी ऑफ कमांड सिंपली स्टेट वन बॉस ऑफ वन सुपीरियर, वन बॉस ऑफ वन सबऑर्डिनेट. एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए ताकि उसको क्लियरली पता हो कि उसको किससे ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट करना है. अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होगा तो देयर विल बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन. मान लो ए है, ए का बॉस बी भी है और ए का सी भी है, तो अब ए के लिए कंफ्यूजन है कि वो बी की बात माने या सी की. तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि भैया एक जने का एक ही बॉस हो ताकि उसको क्लियरली पता हो कि उसको किसके ऑर्डर मानने हैं और किसको उसको रिपोर्ट करना है. फिर आता है बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, all the unit of an organization should be moving towards the same objective. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट्स होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बट उन सबका अल्टीमेट गोल जो है वो क्या होता है? एक ही होता है. तो ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट्स. अब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? मेन चीज क्या आती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की? वन हैड वन प्लान. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. यहां तो क्या था? वन बॉस वाला, एक आदमी का एक ही बॉस. वन हैड वन प्लान मतलब ऑल द सिमिलर एक्टिविटीज मस्ट हैव वन हैड वन प्लान. आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप पैम्पलेट छपवा रहे हो, आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, अल्टीमेटली इन सारी एक्टिविटी का काम क्या है? मार्केटिंग करना. तो इन सारी एक्टिविटीज का एक ही हेड होना चाहिए, यानी सब एक्टिविटीज एक ही डायरेक्शन में लीड करनी चाहिए. तो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एंड नेक्स्ट वन जो आता है बेटा वो आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वर्कर्स आर वर्किंग. हर वर्कर का अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अलग अलग होता है. और वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो आपको यह ध्यान रखना है कि इन एवरी कंडीशन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्रिफर्ड ओवर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय. मतलब
ज्यादा जनों का जिसमें बेनिफिट हो और कम का नुकसान हो, ऐसी एक्टिविटीज को प्रिफर करना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है बेटा, कि एक जने का फायदा हो रहा है और चार का नुकसान हो रहा है, कभी भी ऐसी एक्टिविटी को प्रिफर नहीं करना है। यू मस्ट प्रिफर दोज एक्टिविटी जिसमें एक का भले ही नुकसान हो मगर चार जनों का फायदा हो। इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वर्कर्स आर वर्किंग हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव जो है उसको प्रिफर करने की जगह जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको हमेशा क्या मिलनी चाहिए, प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हेनरी फेयोल के 6 प्रिंसिपल्स आज अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और हर पर्सन को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वर्क देना है ताकि आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल सके। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब राइट टू गिव ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क। देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हो गया डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, सारे रूल्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। डिफरेंट एक्टिविटीज है मगर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़नी चाहिए। जिन एक्टिविटीज का सेम ऑब्जेक्टिव है दे मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या मतलब है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड टेक प्रायोरिटी ओवर पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। इज इट क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे वापस से इसको, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।